हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर वेल डूइंग राइट नाउ। ओके, चलिए आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ बायट सेवर्ट लॉ। इसके बारे में मैं कुछ पहले इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, इसके बाद फिर बायट सेवर्ट लॉ को डिस्कस करूँगा। ओके, चलिए, आपको ये मालूम है कि जब कोई चार्ज, सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज है और ये एट रेस्ट में है। क्या है ये? रेस्ट में। व्हाट विल इट क्रिएट्स? ये क्या क्या क्रिएट कर सकता है? इट क्रिएट्स ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब यही चार्ज अगर मूविंग कर रहा हो विथ कांस्टेंट स्पीड से, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या क्या सब आएगा, इसको आप देखिए। इट क्रिएट्स बोथ ई फील्ड एज वेल एज बी फील्ड। यानी आप देख रहे हैं कि सेम चार्ज जब रेस्ट में है तो ये क्या क्रिएट कर रहा है? ओनली ई फील्ड क्रिएट कर रहा है। और लेकिन वही सेम चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, जब भी कांस्टेंट है तो इस समय में ये दो चीज क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए चार्ज का होना जरूरी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नेट का होना हो। ठीक है, विदाउट मैग्नेट यू कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, बट विदाउट एनी चार्ज यू कांट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए, इसके बारे में आज मैं ये सब तो बता चुका हूँ पिछले क्लास में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बायट सेवर्ट लॉ। कौन सा लॉ? बायट सेवर्ट लॉ। ये बायट और सेवर्ट दो साइंटिस्ट मिल करके, ठीक है, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में इन्होंने एक मैथमेटिकल एक रूल्स को दिया था। तो देखिए, बायट सेवर्ट लॉ। कौन सा लॉ? बायट सेवर्ट लॉ। ये लॉ क्या कहता है, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, यहां पे कोई भी आर्बिट्री शेप का कोई कंडक्टर है और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। करंट का फ्लोइंग डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये इंड जो है पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये इंड किससे कनेक्ट है? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। ऑब्वियसली करंट का जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो बायट और सेवर्ट दो साइंटिस्ट मिलकर के इन्होंने ये एक मैथमेटिकल प्रेडिक्शन दिए थे कि इस करंट कैरिंग एलिमेंट्स के कारण इसके चारों ओर क्या क्रिएट होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू कितना होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना होगा, इसके बारे में मैं आपको एक लॉ के थ्रू पहले लॉ पे डिस्कस करता हूं, तब फिर आगे इसका अप्लाई बताऊंगा। तो सपोज कीजिए कि एक आर्बिट्री शेप का, नॉट ए स्ट्रेट कंडक्टर, नॉट ए कर्व, नॉट ए सर्कुलर कंडक्टर, ये कोई आर्बिट्री शेप में है और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। किधर से किधर? अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू इस साइड में, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप सपोज करो कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्स हम कंसीडर करते हैं जो कि वेरी स्मॉल लेंथ डीएल लेंथ का है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे इसके टेंजेंट के अलोंग ये जो आई डीएल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट कैरिंग एलिमेंट्स। ओके, और इस करंट कैरिंग एलिमेंट्स के बीच में, यानी ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट्स है जहां से आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पे है? पी, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? आर है। तो आई डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है? थीटा एंगल है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ड्यू टू मूविंग ऑफ चार्ज। ओके, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितना है? डीबी के बराबर है। तो बायट और सेवर्ट ने इसके बारे में एक मैथमेटिकल प्रेडिक्शन दिया था कि ये डीबी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था कि डीबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके?
मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लोइंग करंट के। दूसरा फैक्टर्स है कि ये जितना बड़ा आप लेंथ लेंगे उतना ही मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, यानी डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कैरिंग एलिमेंट्स, लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग एलिमेंट्स, यानी डीवी करंट कैरिंग एलिमेंट्स के लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर्स इन्होंने बताया था कि आईडीएल और पोजीशन वेक्टर आर के बीच का जो एंगल है उस एंगल के साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चौथा फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है डीवी, ये इसके पोजीशन वेक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, और ये कैसा कोरिलेटेड है, यानी आर जो है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, डीवी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के। यानी आपको यहाँ पे 4 इक्वेशंस आया, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। इस चारों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, डीवी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, और आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इस कांस्टेंट के वैल्यू कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, जहां पे म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। यानी म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ओके, अब आपका जो यहाँ पे जो स्मॉल मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू आया वो डीवी इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आप ये छोटे से एलिमेंट्स के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू निकाल लिए, और पूरे कंडक्टर के कारण निकालने के लिए दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर देंगे तो होल कंडक्टर के कारण यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू निकल जाएगा। तो बायट-सेवर्ट लॉ का जो फाइनली इक्वेशंस आया, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज द स्केलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, स्केलर फॉर्म। एज यू नो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज द वेक्टर क्वांटिटी, but their magnitude will be equal to this mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square. Okay? अब आपको मैं इसका वेक्टर फॉर्म बताने जा रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्म कैसे होता है, सिंस dv is the vector. ओके, तो इसका वेक्टर फॉर्म को आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको आप वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए मिटा दो। ओके, कम टू दी बात। डीवी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, तो यहां पे राइट साइड वैल्यू जो है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये होल वैल्यू अभी स्केलर है, नॉट ए वेक्टर, बट लेफ्ट साइड इज ए ट्रीटेड एज वेक्टर। तो इसको राइट साइड को भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखूंगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट्स इनटू r cap by r square, where r cap is a unit vector, okay, जिसकी वैल्यू कितना लिख सकता हूं, वेक्टर r बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर r। अब आपका dv की वैल्यू कितना हो जाएगा, dv इज इक्वल टू dv वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस r dividing by r cube. Okay, now this is the vector form of Wyatt-Saverts law. तो फाइनली आपका जो Wyatt-Saverts law का जो इक्वेशंस आया कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, क्योंकि आर कैप की जो वैल्यू है, सिंस आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर। ओके, तो यहाँ जो मॉडुलस का जब ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ वेक्टर साइन हट जाएगा, यहाँ पहले से आर स्क्वायर है, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यू हो गया,
और ऊपर में कितना हो गया आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। अब आप इसका डायरेक्शन को जो निकालेंगे तो ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के मुताबिक डीवी जो होगा आई डी एल और आर के प्लेन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इसको आगे मैं आपको बताऊंगा राइट हैंड पाम रूल के मुताबिक। राइट हैंड पाम रूल के मुताबिक मैं आईडीएल के अलोंग थंब को प्लेस करता हूं और ये जो मेरा 4 कर्ल फिंगर है ये पॉइंटिंग किसको कर रहा है, ये कर्ल फिंगर 4 पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस पाम पे जो परपेंडिकुलर होगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका साइन क्या होगा, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस लिखने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एट द पॉइंट पी इनवर्टेड। अगर यहाँ पे आउटवर्डेड होता तो डॉट होता, लेकिन यहाँ पे रूल के मुताबिक हमारा आइडियल के अलोंग हम थंब को प्लेस किए और ये कर्ल ऑफ फिंगर जो है ये किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा। और इसके पाम पे जो परपेंडिकुलर है वही परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है आपका, डीबी का डायरेक्शन है। ठीक है, नो कंफ्यूजन डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब आपको मैं इसका अप्लाइड बताता हूं। ये तो आर्बिट्री शेप का कोई कंडक्टर था जिसमें आपने करंट को फ्लो कराया था, आई करंट, और जिसके कारण पी पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में दोनों में आपने ऑब्टेन किया। चलिए अब इसका एप्लीकेशन बताता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आईआईटी जेईई और नीट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए और बोर्ड लेवल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अब इसका एप्लीकेशन बताता हूँ, बायट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at a point due to a straight conductor। कौन सा कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर। यहाँ पे आर्बिट्री शेप नहीं है, यहाँ पे एक फाइनाइट शेप है। ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर दे दीजिए, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। आप सपोज करो कि एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और इस लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में करंट का जो फ्लोइंग डायरेक्शन है हम वो चूज कर रहे हैं किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सपोज कीजिए कि करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये इस कंडक्टर का सेंटर है। सेंटर से P यानी D डिस्टेंस पे P एक आपका पॉइंट है जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। यहाँ पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकालना है इस होल कंडक्टर के साथ। आप क्या करते हैं, इसके O पॉइंट से Y डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट्स dy को आप कंसीडर करते हैं। ये कितना डिस्टेंस पे, Y डिस्टेंस पे। ओके, तो इसमें I करंट फ्लो हो रही है तो इसका जो करंट कैरिंग एलिमेंट्स का जो डायरेक्शन होगा I dy, और इस दोनों के बीच में किसी भी आर्बिट्री पॉइंट से यहाँ पे P पॉइंट का जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कितना है, R है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, D है, और ये इस पे कितना है, 90 डिग्री है। मान लिया कि ये इसके साथ आई डी वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, और ये एंगल कितना है, फाई है। कितना एंगल है, फाई है। ओके, अब आप यहां पे इससे इसको मीट कर दो, इससे इसको मीट कर दो, इससे इसको मीट कर दो। ठीक है, ये इसके साथ सपोज कीजिए कि अल्फा एंगल बना रहा है तो ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, बीटा एंगल बनाएगा। अब आपका एक छोटा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप यूजिंग बायट-सेवर्ट लॉ, बायट-सेवर्ट लॉ, इस लॉ का यूज करके आप इस पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन स्मॉल वैल्यू में आप डीबी निकाल सकते हैं और डीबी को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। नाउ वी गेट नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट P। ओके, तो डायरेक्ट मैं बायट-सेवर्ट लॉ का यूज कर रहा हूं। dB इज इक्वल टू कितना लिखूंगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई साइन थीटा अपॉन कितना, यहां से इसका आर स्क्वायर।
ओके, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना निकल जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट P, उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन dB, यहाँ पे लिखता हूँ, इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dy साइन थीटा बाई कितना r²। अब इसमें जो डिफरेंट पैरामीटर है उसको मैं चेंज करके फिर हम इंटीग्रेट करके नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन P पॉइंट पे निकाल लूंगा, ये होल कंडक्टर के कारण। चलिए देखिए प्रोसेस कैसे अप्लाई हो रही है। मैथमेटिक्स तो आप लोग को आती ही है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है, लोअर लिमिट आपका कितना है, माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा तक। यहाँ भी लोअर लिमिट मेरा कितना है, माइनस बीटा, और यहाँ अपर लिमिट प्लस अल्फा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के नीचे वाला ये नेगेटिव एंगल होगा, ये पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक है, वो सब तो मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में बता ही चुका हूँ। चलिए लेफ्ट साइड आपका क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B, राइट साइड क्या मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू को निकाल लेता हूँ, म्यू नॉट I बाई 4 पाई, ये बाहर निकल आया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या आ जाएगा, dy साइन थीटा अपॉन कितना r², लोअर लिमिट कितना है माइनस बीटा, अपर लिमिट कितना है अल्फा। ओके, अब आप ध्यान दें यहाँ पे, अब मैं इसको इस ट्रायंगल के मुताबिक, इस ट्रायंगल से राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे साइन थीटा के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं, dy को करूं और r को करूं, तो देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है फाई है, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 5। तो साइन थीटा की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, साइन 90 माइनस 5 इक्वल टू कितना लिखूंगा, कॉस 5। ओके, तब आप इसके जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, साइन थीटा के जगह पे cos 5 आप पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू आपका dy है, तो dy को कैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देखिए इस ट्रायंगल में यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, y है, और ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d है। तो tan फाई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो y इज इक्वल टू d tan फाई। अब आप इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या मिलेगा आपको, dy इज इक्वल टू d sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, क्योंकि टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और ये dy बाई डी फाई था तो ये वहां पे चला जाएगा, dy बराबर कितना, d sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। इस वैल्यू dy को यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म्स आपका कौन सा सब्स्टिट्यूट करना है, r²। फिर उसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए r और d में किसका रिलेशन है, cos फाई इक्वल टू कितना लिख सकता हूं, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस आपका कितना है d और हाइपोटेनियस कितना है r, तो r इज इक्वल टू d बाई कॉस फाई। और यहाँ पे चूंकि r² सब्स्टिट्यूट करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो r² इज इक्वल टू d² बाई कॉस स्क्वायर फाई, जिसको मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर फाई। ठीक है, अब सारे वैल्यू को इसी क्वेश्चन में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड मेरा b है, राइट साइड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 4 पाई, इस साइड क्या है माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा तक। dy के जगह पे कितना पुट करूंगा, d sec स्क्वायर फाई डी फाई इंटू साइन थीटा के जगह पे कितना पुट करूंगा, cos फाई डिवाइडिंग बाय r² के जगह पे d² sec स्क्वायर फाई। चलिए sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कैंसिल, ये d से d² कैंसिल, तो रिमेनिंग टर्म कितना बच गया इसके अंदर। मैं इस टर्म्स को मिटा देता हूँ, आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां से अब आपको नेट फील्ड B निकल गया आपका, B बराबर म्यू नॉट I
बाई 4 पाई, इसमें इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या सब बच गया, सिंपली कॉस फाई इंटू डी फाई, लोअर लिमिट कितना है माइनस बीटा, अपर लिमिट कितना है प्लस अल्फा, बाई डी को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट टर्म को सबको बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ देखिए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, बी नॉट आई बाई 4 पाई डी कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन फाई, तो साइन फाई का ये इसका आपको ये पता है कि डी साइन थीटा बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा। इसका लोअर लिमिट कितना है माइनस बीटा, अपर लिमिट कितना है प्लस अल्फा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। इसके बाद इसमें फाई के जगह पे एक बार अल्फा पुट करता हूं, साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, और आपको मालूम है कि साइन माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा, तो फाइनली आपका जो वैल्यू आ गया मी नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके, ये फाइनली नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब चलिए इस पे एक मैं न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं। ठीक है, हेलो गाइस, आई होप दैट आप सभी इसको बेहतर समझ गए होंगे। एनी कंफ्यूजन? नो। तो फाइनली नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है उसकी वैल्यू इतना हो गया। अब मैं इसका प्रॉपर यूटिलाइज बता रहा हूं, देखो ये ठीक है, आप नोट कर लिए, समझ में आ गया। आई होप आप सबको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो बायट-सेवर्ट लॉ का ये फर्स्ट एप्लीकेशन है जिसमें किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अब इसी में कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं उसको मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैं एक डिस्कस करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो अगर आपका कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो, सपोज करो कि ये इनफाइनाइट लेंथ का है, इधर भी इंफिनिटिव है इधर भी इंफिनिटिव है, और ये पी पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और ये कितना डिस्टेंस पे डी डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट पे इस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण पी पॉइंट पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट आपने जो बायट-सेवर्ट लॉ से निकाला है बी इज इक्वल टू मी नॉट आई बाई 4 पाई डी कितना साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये फॉर्मूला आप निकाल चुके हैं। अब बताओ इन्फिनिटिव से पी पॉइंट जब स्ट्रेट करेंगे तो ये अल्फा और बीटा, ये अल्फा है और ये कितना है बीटा है, तो इस केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2 और 90 डिग्री। तो जब आप यहाँ पे अल्फा और बीटा के जगह पे π/2 पुट करते हैं तो एज यू नो साइन π/2 इज इक्वल टू 1, ऑल्सो साइन π/2 इज इक्वल टू 1, तो नेट बी नेट कितना हो जाएगा मी नॉट आई बाई 4 पाई डी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी मी नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू 2 से इसको कैंसिल कर दें, यानी कितना हो गया मी नॉट आई बाई 2 पाई डी। यानी कोई इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट कंडक्टर हो और उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही हो, आई करंट फ्लो हो रही हो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू कितनी होगी मी नॉट आई बाई 2 पाई डी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये सारी बातें आज जो मैं आपके लेक्चर में दिया तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको